अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत दिलचस्प और हमारी ज़िंदगियों से जुड़ी हुई कहानी के बारे में बात करेंगे। ये उन दिनों की बात है जब एक बहुत बड़ा राज्य था जिस पर कई दशकों से एक ही परिवार के लोगों का शासन चला आ रहा था। उनकी नीतियों में कुछ अच्छाइयाँ भी थी और कुछ बुराइयाँ भी थी। उन बुराइयों के ऊपर प्रजा में एक आंदोलन खड़ा हुआ जिसमें यह तय किया गया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, बल्कि इस नेपोटिज्म को ख़त्म करके एक ऐसे इंसान को राजगद्दी पर बैठाया जाए जो उसका हकदार हो, जो प्रजा के लिए कुछ करे। राजगद्दी के योग्य उम्मीदवार के रूप में एक चेहरा उभर कर सामने आया जिसका कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड तो नहीं था, लेकिन दो चीज़ें उसकी बहुत बड़ी ताकत थी। पहली, वो एक धर्म विशेष के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था जिसके लोगों ने उसे एज ए मैन पावर सपोर्ट किया ताकि उनके ऑर्गेनाइजेशन की आइडियोलॉजी को इम्पोर्टेंस मिले। दूसरी, उस राज्य के बड़े पूंजीपतियों के साथ उसका एक अच्छा तालमेल था जिन्होंने उसे फाइनेंशियल सपोर्ट किया। राजा की गद्दी के उम्मीदवार के रूप में उसने प्रजा से वो सभी वादे किए जो परेशानियां उनकी ज़िंदगी में कई दशकों से चली आ रही थी। इसीलिए प्रजा ने पूरे मन से उसे अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। अब राजगद्दी पर बैठने के बाद उसका पहला और आखिरी मकसद यही था कि ये पोजीशन और पावर उसके हाथ से कभी वापस ना जाए, और इसके केवल दो रास्ते थे। या तो वो उन सभी वादों को पूरा कर दे जिनके लिए प्रजा ने उसे राजगद्दी पर बैठाया है, या वो कुछ ऐसा करे कि प्रजा का ध्यान उन वादों की तरफ ही ना जाए, और उसने ये दूसरा ऑप्शन चुना। राजा ने अपनी गद्दी को बनाए रखने के लिए कुछ स्ट्रेटजी अपनाई। राजा की नीतियों को प्रजा तक पहुंचाने का सबसे पहला माध्यम मीडिया था, क्योंकि राज्य का हाल जानने के लिए लोग अक्सर न्यूज़ देखा करते थे। इसीलिए राजा ने सबसे पहले अपनी जेब में मीडिया को रखा। अब टीवी पर दिन भर राजा की प्रशंसा का ढोल पीटा जाता। जैसे अगर राजा कभी भ्रमण के लिए किसी दूसरे राज्य में जाता तो मीडिया उसे इतनी कवरेज देती कि प्रजा को ये लगने लगता कि हमारे राज्य का नाम विश्व भर में रोशन हो रहा है, जबकि नाम तो रोशन हो रहा था लेकिन सिर्फ उन चैनलों के ऊपर। अपने आवास पर राजा अगर कभी मोर को दाना डाल देता या किसी तोते को अपने हाथ पर बैठा लेता तो ये इतनी बड़ी खबर बनती कि इसे न्यूज़ पर कई घंटे तक दिखाया जाता। जब युद्ध में सिपाही शहीद होते तो उसका क्रेडिट सेनापति को नहीं बल्कि राजा को दिया जाता, और इसी तरह जो काम राजा ने किए ही नहीं उनका क्रेडिट भी उसे दिया जाने लगा। और अपने जिन वादों में वो पूरी तरह से फेल हो गया था उन पर कभी भी तीखे सवाल नहीं किए जाते थे। मीडिया की दिन रात की लगातार इस मेहनत का असर ये हुआ कि भोली भाली प्रजा को राजा का व्यक्तित्व बहुत महान लगने लगा। राजा की नीतियों के द्वारा जब किसी भी वर्ग का शोषण किया जाता तो वे राजा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते। जब ये प्रदर्शन बढ़ने लगे तो राजा को इसकी चिंता हुई और उसने प्रजा की आवाज़ को दबाने के लिए एक तरकीब निकाली। चूँकि राजा को बोलने की कला में एक महारत हासिल थी और इसी कला का उपयोग करते हुए उसने बड़ी चालाकी से अपने विरोध को देश के विरोध से जोड़ दिया। जैसे जब कोई उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करता तो वो कहता कि भाइयों और बहनों, ये मेरा नहीं देश का अपमान है। और फिर एक परसेप्शन ऐसा बना कि जो राजा के समर्थन में खड़ा होता उसे सच्चा देशभक्त माना जाता, और जो राजा का विरोध करता उसे देश विरोधी और गद्दार बुलाया जाने लगा। फिर चाहे वो स्टूडेंट हो या एडवोकेट, डॉक्टर हो या फिर फार्मर। उस राज्य की प्रजा अपनी अपनी धार्मिक आस्थाओं को लेकर बहुत सेंसिटिव थी, और इसी चीज़ को राजा ने एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मीडिया के प्रोपेगेंडा और अपने मंत्रियों के बयानों के द्वारा प्रजा में इस हद तक नफरतें फैलाई गई कि जो दोस्त एक दूसरे की खुशी और गम में शामिल हुआ करते थे वो एक दूसरे को देखकर रास्ते बदलने लगे।
जो पड़ोसी सब्जियां बांट कर खाया करते थे, उन्होंने अपने दरवाज़ों की दिशाएं बदल दी। जो लोग दूसरे धर्म को सम्मान दिया करते थे, वही उसे पानी पी पी कर गालियाँ देने लगे। दोस्तों, उस राज्य में धर्म के आधार पर आबादी का प्रतिशत 80-20 था। और अब जब ये माहौल तैयार हो गया, तो जो राजा शुरुआत में सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात कर रहा था, वो खुलेआम माइनॉरिटी के खिलाफ और मेजॉरिटी के साथ जाकर खड़ा हो गया। माइनॉरिटी को बहुत ताकतवर बताया जाने लगा कि ये सभी को ख़त्म कर देंगे और आप सभी का अस्तित्व खतरे में है। अब मेजॉरिटी के बीच में ये परसेप्शन बना कि दूसरे सभी राजा सेकुलरिज्म के चक्कर में उन धर्मों को भी साथ लेकर चलने की बात करते हैं जिन्हें हम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और एकमात्र ये ऐसा राजा है जो हमारे हितों की रक्षा की बात करता है। जबकि राजा किसी खास धर्म का कोई भला नहीं कर रहा था। जो तबाही प्रजा में फैल रही थी, उसे दोनों धर्मों के लोग बराबर झेल रहे थे। लेकिन फिर भी उन्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही थी कि राजा माइनॉरिटी को तबाह करने की बात करता है, जबकि वो तबाह राज्य को कर रहा है। अब लोग दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक वो जो शोषित वर्ग के साथ खड़े होते थे, जबकि दूसरे वो थे जिन्होंने राजा को अपना भगवान मान लिया था। राजगद्दी पर बैठते समय राजा ने जो वादे अपनी प्रजा से किए थे, जब उनके पूरे ना होने पर कोई सवाल करता तो राजा का ये जवाब होता कि ये समस्या कई दशकों से चली आ रही है, इसलिए इस पर उनकी जवाबदेही बनती है जिन्होंने ज़्यादा समय इस गद्दी पर राज किया। और इस तरह पुराने राजाओं को इतनी गालियाँ दी जाने लगी कि अब प्रजा को भी यही लगने लगा कि हर समस्या के जिम्मेदार वही लोग हैं। और अब प्रजा के सामने इस राजा के अलावा सभी ऑप्शन ख़त्म हो चुके थे। और दोस्तों, इस तरह उस राजा ने खून किया प्रजा की उम्मीदों का, उनके आपसी भाईचारे और एकता का, और राज्य की कामयाबी का। और दोस्तों, कहानी के आखिर में आपसे मेरा सिर्फ एक सवाल कि अगर आप भी अभी उस राज्य में होते तो लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ गलत को गलत कहते या फिर इस पूरे खेल का हिस्सा बन चुके होते।